बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर हम सेल्स टैक्स का एरिया देख रहे थे और सेल्स टैक्स के एरिया में आज के डिस्कशन में हमने एक आईकेप के पासवर्ड का क्वेश्चन कवर करना है। हमारे पास समर 2010 के टर्म का क्वेश्चन नंबर 6 है, 15 मार्क की वेटेज है। रीजनेबली कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं है, एक आसान सवाल है, लेकिन इनपुट टैक्स की अपॉर्चुनिटी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए और उससे पर्टेनिंग जो प्रोविजंस वगैरह है उन कॉन्सेप्ट्स को एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के तौर पे आप इस सवाल को देखें और इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। तो रीड करते हैं और सॉल्व करते हैं। कहता है Olive Limited is an unlisted public company. Olive Limited is registered at the large taxpayer unit of the Inland Revenue Department and it is engaged in the manufacturing and trading of fast moving consumer goods in the country. हमारे पास एक पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है ऑलिव लिमिटेड के नाम से, जो कि सेल्स टैक्स लॉ में रजिस्टर्ड है एज अ लार्ज टैक्सपेयर्स यूनिट, और ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग का काम करती है। फिर हमारे पास सेल परचेज का डाटा है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, और रिक्वायरमेंट में कहता है in the view of the provision of Sales Tax Act 1990 and applicable provincial law, compute sales tax liability and net sales tax payable with the return for the tax period August 2024. Show computation wherever necessary. तो हमने रेलेवेंट सेल्स टैक्स एक्ट 1990 और प्रोविंशियल लॉ के प्रोविजन अप्लाई करते हुए सेल्स टैक्स लायबिलिटी और सेल्स टैक्स पेबल या रिफंडेबल का नंबर कैलकुलेट करना है और सारी कैलकुलेशंस वगैरह प्रेजेंट करनी है। अच्छा, इस सवाल के अंदर कुछ प्रोविंशियल सेल्स टैक्स लॉ की एडजस्टमेंट्स भी आएंगी, तो उनको भी मैं साथ साथ सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन लेटर स्टेज पे हम प्रोविंशियल सेल्स टैक्स लॉ भी सेपरेटली कवर करेंगे। तो जो बातें होंगी वो फर्दर टाइम भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन लेटर स्टेज पे आप प्रोविंशियल सेल्स टैक्स लॉ, पंजाब सेल्स टैक्स लॉ को डिटेल में कवर करोगे। अब आते हैं सवाल की तरफ। ड्यूरिंग अगस्त 2024 फॉलोइंग एक्टिविटीज वर कैरिड आउट बाय ओएल। अगस्त 2024 की हमें परचेजेस और सेल्स का डाटा दिया हुआ है। परचेजेस में हमारे पास आइटम सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स में इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फॉर इन हाउस कंजम्पशन है 15 मिलियन, इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स है 8 मिलियन, और पैकिंग मटेरियल मैन्युफैक्चर्ड लोकली है 6 मिलियन। तीन तरह की इंपोर्ट्स हैं तीन तरह की हमारे पास परचेजेस हैं, एक रॉ मटेरियल का इंपोर्ट, एक फिनिश गुड्स का इंपोर्ट, और कुछ पैकिंग मटेरियल लोकली परचेज किया। सप्लाईज में हमारे पास मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट की सप्लाईज में लोकल सेल्स हैं, यानी कि जो सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स होंगी, एग्जाम सेल्स हैं जो कि नॉट सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स होगी, और एक्सपोर्ट्स टू बांग्लादेश है जो कि जीरो रेटेड होगी। तो अब जो हमने रॉ मटेरियल और पैकिंग मटेरियल खरीदा, जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया, पैकिंग मटेरियल खरीदा, इससे हमने मैन्युफैक्चर गुड्स बनाए होंगे, और जो हमने फिनिश गुड्स इंपोर्ट किए इससे हमने कमर्शियल इंपोर्ट के अगेंस्ट सेल किए 10 मिलियन की, यानी कि कुछ फिनिश गुड्स इंपोर्ट करके एज इट इज सेल कर दिए और कुछ रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके पैकिंग मटेरियल लोकली खरीद के मैन्युफैक्चर गुड्स की टैक्सेबल लोकल सेल्स, एग्जाम्प्ट और एक्सपोर्ट सेल्स की है। ठीक हो गया। The following information is also available. To meet the high consumer demand, company purchased new machinery for 1.2 million. The machinery was put to use during the same month. A motor vehicle of 1.5 million was also acquired for sales tax department. हमने एक तो 12 लाख रुपए की नई मशीनरी खरीदी है। अब ऑब्वियसली अगर मशीनरी खरीदी है वो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के लिए होगी, उसका कमर्शियल इंपोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं होगा। और 15 लाख रुपए की एक मोटर व्हीकल खरीदी है सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के लिए। फिर कहता है सेल्स टैक्स ऑफ 20,000 सेल्स टैक्स ऑफ 20,000 was paid under the Punjab Provincial Sales Tax Ordinance on Services provided by clearing agent for import. तो जो चीजें हमने इंपोर्ट की उसकी क्लियरेंस के लिए हमने क्लियरिंग एजेंट को 20,000 कोई अमाउंट पे किया होगा, जिसमें हमने 20,000 रुपए का पंजाब सेल्स टैक्स दिया है। ₹6,50,000 was paid against advertisement services in the province of Punjab. 6.5 लाख रुपए की हमने एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज पे की है, एडवर्टाइजमेंट इन पंजाब, पंजाब में एडवर्टाइजमेंट के लिए हमने 6.5 लाख रुपए पे किए। इन जुलाई 2004 the excess of input tax over the output tax amounts to ₹325,000। और हमारे पास पिछले महीने का, हमारे पास लास्ट मंथ का कैरिड फॉरवर्ड इनपुट टैक्स टू बी कैरी फॉरवर्ड आ रहा है 6,25,000 का। कहते हैं सेल्स टैक्स अदर देन सर्विसेज इज पेबल एट द रेट ऑफ 18%। ऑल द अबव अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स वेयर एप्लीकेबल। अब देखिए यहाँ पे ना सर्विसेज की दो एडजस्टमेंट है। एक तो हमने क्लियरिंग एजेंट को जो सर्विसेज ली उसके ऊपर हमने 20,000 का सेल्स टैक्स दिया, तो यहाँ पे तो हमें सेल्स टैक्स का अमाउंट डायरेक्टली गिवन है। और जो हमने पंजाब में एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज है उस पर हमने 6.5 लाख पे किया। अब पंजाब में जो जनरल सेल्स टैक्स का रेट है वो 18% है, सॉरी 16% है। पंजाब में जो जनरल सेल्स टैक्स का रेट है वो 16% है। इस 6.5 लाख की एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज के ऊपर हमने 16% से पंजाब सेल्स टैक्स पे किया होगा। सॉल्व करते हैं सवाल को। देखें, सबसे पहले इनपुट टैक्स सॉल्व करेंगे, फिर आउटपुट टैक्स, फिर अपॉर्चमेंट का कॉन्सेप्ट होगा, और फिर सेल्स टैक्स लायबिलिटी। अगर हम परचेजेस को देखें तो हमने इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फॉर इन हाउस कंजम्पशन, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फॉर इन हाउस कंजम्पशन कितना है
15 मिलियन। अब रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया है तो इस पे हमने 18% से सेल्स टैक्स दिया होगा, इस पे हमने 18% से सेल्स टैक्स दिया होगा। और चूंकि रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया फॉर इन हाउस कंजम्पशन, तो इस केस में वैल्यू एडिशन टैक्स अप्लाई नहीं होगा। इस केस में इंपोर्ट वाला वैल्यू एडिशन टैक्स अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि हम एज अ मैन्युफैक्चरर इन हाउस कंजम्पशन के लिए इंपोर्ट कर रहे हैं। ये बात मैं लिख भी देता हूँ कि वैल्यू एडिशन टैक्स एट द रेट ऑफ 3% is not applicable in case of import of raw material by manufacturer for in-house consumption। अगर एक मैन्युफैक्चरर इन हाउस कंजम्पशन के लिए रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता है तो इस पर 3% का वैल्यूएशन टैक्स चार्ज नहीं होगा, तो सिर्फ 18% का सेल्स टैक्स चार्ज हुआ। फिर हमारे पास इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स है 8 मिलियन। चूंकि ये फिनिश गुड्स है, ये रॉ मटेरियल नहीं है, तो इस पे 18% का सेल्स टैक्स और 3% का वैल्यूएशन टैक्स। 18% का सेल्स टैक्स और 3% का वैल्यूएशन टैक्स, यानी कि 18 और 3 21% का सेल्स टैक्स। तो ये हमारे पास आ गया 1.68 मिलियन। तो ये हमारा सब्जेक्ट टू वैल्यू एडिशन टैक्स एट द रेट ऑफ 3%। अच्छा, आप सोच रहे होंगे सर आपने इस दो एडजस्टमेंट्स में विदहोल्डिंग का कोई जिक्र नहीं किया, इन दो एडजस्टमेंट्स में विदहोल्डिंग का कोई जिक्र नहीं किया। देखिए, इंपोर्ट के केस में हम अपने इंपोर्टेड गुड्स को कस्टम हाउस से क्लियर करवाते हैं। वो जो कस्टम अथॉरिटीज होती है ना, वो हमसे सेल्स टैक्स रिकवर करती है। इंपोर्ट के केस में चूंकि हम सेल्स टैक्स डायरेक्टली पे ही कस्टम अथॉरिटीज को करते हैं, तो इंपोर्ट के केस में सेल्स टैक्स की विदहोल्डिंग एप्लीकेबल नहीं है। सेल्स टैक्स की विदहोल्डिंग तो उस वक्त एप्लीकेबल होती है जब आप लोकल परचेसेस वगैरह कर रहे हो। अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो और कस्टम अथॉरिटीज को सेल्स टैक्स पे कर रहे हो, तो वहां पे विदहोल्डिंग की इंप्लीकेशन अराइज नहीं होती। फिर हमने रॉ मटेरियल पैकिंग मटेरियल परचेज किया है मैन्युफैक्चर्ड लोकली, कितना 6 मिलियन। इस पे भी हमने 18% से सेल्स टैक्स दिया होगा, और इस पे भी हमने 18% से सेल्स टैक्स दिया होगा। और इसके अगेंस्ट हम लिख देते हैं नो withholding of sales tax on the assumption that supplier is active taxpayer। अब यहाँ पे ऐसा जितना कुछ बताया तो नहीं है कि रजिस्टर्ड से परचेज, सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स है तो रजिस्टर्ड से ही परचेज की होगी। तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि सप्लायर एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में है, तो हम इसकी विदहोल्डिंग नहीं करेंगे। फिर हमारे पास ये तो सप्लायर्स का डेटा है। फिर हमने कुछ मशीनरी परचेज की थी, परचेज ऑफ न्यू मशीनरी। कितने की परचेज की थी? 1.2 मिलियन। इस पे भी हमने 18%, ये हमने लोकली परचेज की थी, इस पे भी हमारा सेल्स टैक्स आया होगा। यहाँ भी हम विदहोल्डिंग नहीं करेंगे इस अजम्पशन पे कि जो सप्लायर है वो एक्टिव टैक्स पेयर है। फिर हमने 15 लाख की मोटर व्हीकल परचेज की थी, मोटर व्हीकल फॉर सेल्स डिपार्टमेंट। मोटर व्हीकल पे भी हमने सेल्स टैक्स दिया होगा, मोटर व्हीकल पे भी हमने सेल्स टैक्स दिया होगा, और विदहोल्डिंग नहीं करेंगे इस अजम्पशन पे कि सप्लायर एक्टिव टैक्स पर है। लेकिन मोटर व्हीकल का सेल्स टैक्स ऐसा है जिसका इनपुट स्पेसिफिकली मना किया गया था, डिसअलाउ किया गया था अंडर सेक्शन 8। अंडर सेक्शन 8 मैं लिख देता हूं ये बात कि इनपुट टैक्स नॉट एडमिसिबल अंडर सेक्शन 8, क्योंकि हमने सेक्शन 8 टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड, टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड के सेक्शन में कवर किया था कि मोटर व्हीकल और पार्ट ऑफ द व्हीकल पे हमें इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट अलाउ नहीं होती, तो मैंने यहाँ पे इसे 0 कर दिया। फिर हमारे पास a sales tax of 20,000 was paid under the Punjab provincial sales tax ordinance on services provided by clearing agent for import। हमारे पास services from clearing agent imports, यहाँ हमें डायरेक्ट 20,000 का अमाउंट दे दिया, डायरेक्ट 20,000 का अमाउंट दे दिया जो कि पंजाब सेल्स टैक्स का, जो कि पंजाब सेल्स टैक्स का, ठीक है। फिर हमारे पास 6.5 लाख रुपए की एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज हैं, एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज इन पंजाब कितना है? 6.5 लाख। इस पे हमने 16% से, इस पे हमने 16% से पंजाब सेल्स टैक्स पे किया होगा, इस पे हमने 16% से पंजाब सेल्स टैक्स पे किया होगा, तो 1,04,000 रुपए। और फिर हमारे पास जुलाई के महीने का कुछ कैरी फॉरवर्ड इनपुट टैक्स भी है, तो हमारे पास ब्रॉड फॉरवर्ड इनपुट टैक्स ये कितना है? 3,25,000। अच्छा, सर्विसेज की सेल्स टैक्स में भी विदहोल्डिंग होती है, सर्विसेज के केस में भी सेल्स टैक्स पे विदहोल्डिंग होती है, लेकिन चूंकि हमने भी प्रोविंशियल लॉ कवर ही नहीं किया,
तो मैं सर्विसेज की विदहोल्डिंग का जिक्र आपसे नहीं कर रहा, बस मैंने एक तो क्लियरिंग एजेंट की सर्विसेज पे पंजाब सेल्स टैक्स था वो डायरेक्टली लिख दिया, और एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज पे 16% से पंजाब सेल्स टैक्स चार्ज कर दिया। सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज के केस में भी विदहोल्डिंग्स होती हैं, लेकिन अभी फॉर द टाइम भी हम उसे डिस्कस नहीं कर रहे। तो ये हमारे पास आ गया 6125,000, 6125,000। इसकी बात आते हैं फिर हम आउटपुट टैक्स की वर्किंग पे। अब आउटपुट टैक्स की वर्किंग में हमारे पास मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट की लोकल सेल्स है, एग्जाम सेल्स हैं और एक्सपोर्ट्स हैं। तो हमारे पास लोकल सेल्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, एग्जाम सप्लाईज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट और एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट कितना कितना है? 20 मिलियन, 4 मिलियन और 4 मिलियन। 20 मिलियन, 4 मिलियन और 4 मिलियन। अब जो हमने मैन्युफैक्चर गुड्स की लोकल सेल्स की है, इस पर हमने 18% से सेल्स टैक्स चार्ज किया होगा। जो हमने एग्जाम सेल्स की है, इस पे हमने कोई सेल्स टैक्स चार्ज नहीं किया होगा। और जो हमने एक्सपोर्ट्स किए, इस पे हमने 0% से सेल्स टैक्स चार्ज किया होगा, यानी कि इफेक्टिवली नो आउटपुट टैक्स। फिर हमारे पास कुछ कमर्शियल इंपोर्ट्स की सेल है, जो हमने फिनिश गुड्स इंपोर्ट करके एज इट इज सेल कर दिए। कितना? 10 मिलियन। अब कमर्शियल इंपोर्ट के केस में इंपोर्ट स्टेज पे आपका 18+3% वैल्यूएडिशन टैक्स चार्ज होगा, लेकिन लोकल जब उसे सप्लाई करोगे, जब उसी कमर्शियल इंपोर्ट्स को आप सप्लाई करोगे, तो फिर 3% का वैल्यूएडिशन नहीं, सिर्फ 18% का सेल्स टैक्स आएगा। तो ये आ गया 10 मिलियन का 18%, 1.8 मिलियन। ये हमारे पास आउटपुट टैक्स की वर्किंग हो गई, और ये हमारे पास इनपुट टैक्स की वर्किंग हो गई। तो ये हमारे पास टोटल आउटपुट टैक्स फॉर द मंथ आ गई। तो इस सवाल के अंदर अपोर्शमेंट का बड़ा ही तगड़ा कॉन्सेप्ट है, इस सवाल के अंदर अपोर्शमेंट का बड़ा ही तगड़ा कॉन्सेप्ट है। देखिए किस तरीके से, जो आपने रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया, इसने एक दो तीन, ये तीन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की सेल की, जिसमें टैक्सेबल भी है, एग्जेम्प्ट भी है, जीरो रेटेड भी है, यानी ये कॉमन इंपोर्ट टैक्स है। फिर जो आपने फिनिश गुड्स की इंपोर्ट की, इसके अगेंस्ट सिर्फ एक ही कमर्शियल इंपोर्ट वाली सेल है, तो एक इनपुट एक आउटपुट। फिर आपने जो पैकिंग मटेरियल लोकली परचेज किया, इसके अगेंस्ट भी एक दो तीन, क्योंकि मैन्युफैक्चर गुड्स प्रोड्यूस किए होंगे ना, तो लोकल सेल्स भी है, एग्जाम सेल्स भी है, जीरो रेटेड सेल्स भी है। फिर जो मशीनरी परचेज की, इसके अगेंस्ट भी लोकल सेल्स भी है, एग्जाम सेल्स भी है, एक्सपोर्ट सेल्स भी है। मोटर व्हीकल का तो इनपुट अलाउ ही नहीं होगा। जो क्लियरिंग एजेंट को पंजाब सेल्स टैक्स पे किया, जिसने इंपोर्ट में हेल्प की थी, इंपोर्ट हमने रॉ मटेरियल भी किया था और फिनिश गुड्स भी की थी। इंपोर्ट हमने रॉ मटेरियल भी किया था, फिनिश गुड्स भी की थी, यानी कि ये जो क्लियरिंग एजेंट वाला सर्विसेज के ऊपर हमने सेल्स टैक्स पे किया, ये सबके लिए कॉमन है। सबके लिए कॉमन कैसे? क्लियरिंग एजेंट ने आपको गुड्स इंपोर्ट क्लियर करवा के दी होगी, इंपोर्ट हमने रॉ मटेरियल किया, जिससे हमने मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की सेल की, इंपोर्ट हमने फिनिश गुड्स किया, जिससे हमने कमर्शियल सेल्स की। फिर एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज इन पंजाब। अब मैं यहाँ थोड़ी लॉजिक इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अगर हमने एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज पंजाब में दी है, तो इसका एक्सपोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं होगा, क्योंकि ये तो एक्सपोर्ट हो गई ना। अगर पंजाब में हम एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हैं, तो इससे हमारी लोकल सेल्स हुई होगी पंजाब में, इससे हमारी एग्जाम सप्लाईज हुई होगी, और इससे जो हमने कमर्शियल इंपोर्ट पंजाब वगैरह में सेल की होगी, वो आई होगी। तो हमारे पास बहुत सारा कॉमन स्पेसिफिक का एक झमेला है यहाँ पे। वन बाय वन एक एक को इंडिविजुअली देखते हैं। हम आते हैं वर्किंग पे, अपोर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स। देखें, सबसे पहले इनपुट टैक्स ऑन इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड लोकली मैन्युफैक्चर्ड पैकिंग मटेरियल। रॉ मटेरियल और लोकली मैन्युफैक्चर्ड पैकिंग मटेरियल के इनपुट टैक्स के पोर्शन में एक साथ कर रहा हूं। रीजन बीइंग कि रॉ मटेरियल और पैकिंग मटेरियल, इसने इन तीनों तरह की सप्लाई जनरेट की, इसने इन तीनों तरह की सप्लाई जनरेट की है। अच्छा, मशीनरी ने भी इन तीनों तरह की सप्लाई जनरेट की होगी ना, तो इसमें मशीनरी भी डाल देते हैं। एंड मशीनरी, ये मैंने तीन वो चीजें ली हैं जिनकी तीन तरह की सप्लाईज है, लोकल टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जाम सप्लाईज और एक्सपोर्ट सप्लाईज। तो अब यहाँ देखिए हमारे पास नेचर ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, इनपुट टैक्स ऑन मशीनरी, इनपुट टैक्स ऑन रॉ मटेरियल एंड पैकिंग मटेरियल और ट्रीटमेंट।
अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने मशीनरी का इनपुट टैक्स अलग और पैकिंग मटेरियल रॉ मटेरियल का अलग क्यों लिया। इसकी एक रीजन है, आपको थोड़ी देर में समझ आएगी कि मैं इन दोनों को अलग अलग क्यों ले रहा हूँ। मैंने मशीनरी का इनपुट टैक्स अलग कॉलम में और रॉ मटेरियल पैकिंग मटेरियल का अलग कॉलम में क्यों रखा है, इसकी एक रीजन है, आपको थोड़ी देर में समझ आएगी। अब देखो, तीन तरह की सप्लाईज हैं, एक टैक्सेबल, एक एग्जाम्प्ट और एक जीरो रेटेड। टैक्सेबल कितनी है सर? मैन्युफैक्चर गुड्स की टैक्सेबल सप्लाईज है 20 मिलियन। एग्जाम्प्ट कितनी है? 4 मिलियन। और जीरो रेट कितनी है? 4 मिलियन। इन तीनों का टोटल आ गया हमारे पास 28 मिलियन। इनपुट टैक्स ऑन मशीनरी कितना है? मशीनरी 12 लाख की मशीनरी के ऊपर 18% से हमने 2,16,000 का इनपुट टैक्स दिया था। इनपुट टैक्स ऑन रॉ मटेरियल एंड पैकिंग मटेरियल कितना है सर? रॉ मटेरियल पे 27 लाख प्लस पैकिंग मटेरियल पे 10,80,000। 27 लाख और 10,80,000। अब हमने क्या करना है, इस 2,16,000 प्लांट एंड मशीनरी का इनपुट टैक्स और 3.78 मिलियन रॉ मटेरियल और पैकिंग मटेरियल का इनपुट टैक्स, चूंकि ये दोनों इनपुट टैक्सेस ऐसे हैं जो कि मैन्युफैक्चर गुड्स की टैक्सेबल, मैन्युफैक्चर गुड्स की एग्जाम्प्ट और मैन्युफैक्चर गुड्स की जीरो रेट सप्लाई से बर्डन करती है, तो इसको अपोर्शन कर देंगे। 2,16,000 इंटू 20 मिलियन डिवाइडेड बाई 28 मिलियन, ये हमने अपोर्शन कर दिया। इसी तरीके से 3,780 इंटू 20 मिलियन डिवाइडेड बाई 28 मिलियन। ध्यान दिएगा, मैं एक्सेल में सॉल्व करते हुए सोच समझ के कुछ सेल्स लॉक कर देता हूँ। मुझे पता है कि 2,16,000 और 28 मिलियन चेंज नहीं होना, तो उन सेल्स को मैंने लॉक कर दिया, बाकी लॉक नहीं किया। अब जितना टैक्सेबल से पर्टेनिंग है ये एडजस्टेबल है, जितना एग्जाम से पर्टेनिंग है ये इनएडमिसिबल है, और जितना जीरो डेट से पर्टेनिंग है ये रिफंडेबल है। तो ये हमने कौन कौन से इनपुट टैक्स अपोर्शन कर दिए? ये वाला इनपुट टैक्स अपोर्शन कर दिया, ये वाला इनपुट टैक्स अपोर्शन कर दिया, ये वाला इनपुट टैक्स अपोर्शन कर दिया। फिनिश गुड्स का इनपुट टैक्स अपोर्शन करने की जरूरत नहीं है, इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स का इनपुट टैक्स अपोर्शन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने सिर्फ यही वाली सप्लाई जनरेट की है। जब हमने फिनिश गुड्स इंपोर्ट की, इसने सिर्फ कमर्शियल इंपोर्ट सप्लाई जनरेट की है, तो सारा का सारा इनपुट टैक्स एडमिसिबल होगा। फिर हमारे पास है सर्विसेज फ्रॉम क्लियरिंग एजेंट, तो इनपुट टैक्स ऑन सर्विसेज फ्रॉम क्लियरिंग एजेंट। देखें, क्लियरिंग एजेंट्स ने हमें इंपोर्ट में हेल्प की थी। इंपोर्ट से हमने रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया और इस रॉ मटेरियल से तीनों सप्लाईज बनाई, और फिनिश गुड्स इंपोर्ट किया और इसे कमर्शियल वाली सेल्स कर दी। इसका मतलब है कि क्लियरिंग एजेंट के अगेंस्ट हमारे पास टैक्सेबल सप्लाईज भी होंगी, हमारे पास एग्जाम सप्लाईज भी होंगी, हमारे पास जीरो रेटेड सप्लाईज भी होंगी। अब यहाँ टैक्सेबल में कौन कौन सी आएगी? एक तो जो मैन्युफैक्चर गुड्स की लोकल सप्लाईज की वो 20 मिलियन, प्लस जो कमर्शियल इंपोर्ट वाली सप्लाईज थी 10 मिलियन, तो 20 और 10 30। एग्जाम्प्ट वाली कितनी आएगी? 4 मिलियन। और जीरो रेट वाली कितनी आएगी? वो भी आएगी एक्सपोर्ट सेल्स 4 मिलियन। इन सब का टोटल आ गया। क्लियरिंग एजेंट की सर्विसेज पे सेल्स टैक्स कितना है? सेल्स टैक्स है हमारा 20,000। ये रहा। अब इस 20,000 को इन तीनों में अपोर्शन कर दें अगर, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 30, सॉरी 20,000 मल्टीप्लाई बाय 30 मिलियन डिवाइडेड बाय 38 मिलियन। जितना टैक्सेबल से पर्टेनिंग है वो एडजस्टेबल है, जितना एग्जाम से पर्टेनिंग है वो इनएडमिसिबल है, और जितना जीरो रेट से पर्टेनिंग है ये रिफंडेबल है। और फिर इसी तरीके से इनपुट टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज। अब देखो, एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज चूंकि हमने पंजाब में ली है, तो मैं ये समझता हूँ लॉजिक ये कहती है कि इसने एक्सपोर्ट्स के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं की होगी। इसने लोकल सेल्स, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, एग्जाम सेल्स, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स और कमर्शियल इंपोर्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट की होगी। तो इसका मतलब है कि इसने टैक्सेबल सप्लाई जनरेट की ये दो, एग्जाम सप्लाई जनरेट की, कोई जीरो रेट सप्लाई जनरेट नहीं की, कोई जीरो रेट सप्लाई जनरेट नहीं की। तो ये आ जाएगा टैक्सेबल एग्जाम, टैक्सेबल और एग्जाम सिर्फ। टैक्सेबल कितनी आएगी? 20 और 10, क्योंकि ये हमने पंजाब में ही सेल किया है। एग्जाम कितनी आएगी? 4 मिलियन। और जीरो रेटेड, क्योंकि जीरो रेट बांग्लादेश में एक्सपोर्ट किया, तो मैं समझता हूँ एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज का उसमें कोई काम नहीं है। एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज का इनपुट टैक्स कितना है? एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज का इनपुट टैक्स है 1,04,000। 1,04,000। तो इस 1,04,000 को अगर हम अपोर्शन कर दें इन दोनों के दरमियान, तो ये 1,04,000। जितना टैक्सेबल सप्लाई से पर्टेनिंग है एडजस्टेबल, जितना एग्जाम सप्लाई से पर्टेनिंग है इनएडमिसिबल।
हमने सारी अपॉर्चमेंट कर दी, हमने सारी अपॉर्चमेंट कर दी है। अब हमने जो टोटल इनपुट टैक्स कैलकुलेट किया था, इससे हम लेस करते हैं इनपुट टैक्स इनएडमिसिबल, इनपुट टैक्स रिफंडेबल, वर्किंग वन, वर्किंग वन। इनपुट टैक्स इनएडमिसिबल कौन कौन सा था? एक प्लांट एंड मशीनरी का 30,000, एक ये रॉ मटेरियल और प्लांट मशीनरी का फॉर्मूला बार में देखते रहिएगा। एग्जेम्प्ट वाले का इनएडमिसिबल था प्लांट एंड मशीनरी पे, एग्जेम्प्ट वाले का इनएडमिसिबल था रॉ मटेरियल और प्लांट एंड मशीनरी पे, पैकिंग मटेरियल पे। फिर क्लियरिंग सर्विसेज के ऊपर भी 2100 रुपए का कुछ इनएडमिसिबल था, और फिर एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज में कुछ 12,000। तो जो जो इनएडमिसिबल वाले इनपुट टैक्सेस थे उनको मैंने यहाँ फॉर्मूला में एक जगह सम कर दिया है, क्योंकि नेगेटिव में लिया है मैंने ताकि नेगेटिव में सारे सम हो जाए। तो ये आ गया इनएडमिसिबल। रिफंडेबल वाले कौन कौन से थे? एक प्लांट एंड मशीनरी का रिफंडेबल था, एक रॉ मटेरियल और पैकिंग मटेरियल का रिफंडेबल था, और एक क्लियरिंग सर्विसेज का रिफंडेबल था, और एक क्लियरिंग सर्विसेज का रिफंडेबल था। एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज में रिफंडेबल कुछ भी नहीं था। तो ये तीन, 30,000, 5,40,000 और 2100, ये हमारे पास आ गया। ये हमारे पास आ गया एडजस्टेबल इनपुट टैक्स। हमने पहले टोटल इनपुट टैक्स कैलकुलेट किया, उससे इनएडमिसिबल रिफंडेबल माइनस किया, तो ये हमारे पास एडजस्टेबल आ गया। अच्छा, एक और चीज देखिएगा, हमारे पास इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स का सारा इनपुट टैक्स एडजस्टेबल था। इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स का सारा इनपुट टैक्स एडजस्टेबल था। हमारे पास पिछले महीने का सारा इनपुट टैक्स एडजस्टेबल है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी अपोर्शमेंट होकर आया है ना। देखें, अगर कोई ब्रॉड फॉरवर्ड इनपुट टैक्स है तो ये तो ऑलरेडी पिछले महीने अपोर्शमेंट के प्रोसेस से गुजर चुका है, तो इसको फर्दर अपोर्शन मत कर दीजिएगा। तो फिनिश गुड्स की इंपोर्ट का सारा एडजस्टेबल था, लास्ट महीने वाला सारा एडजस्टेबल था, और हमने एडजस्टेबल कैलकुलेट कितना किया था अपोर्शमेंट की वर्किंग में? एक ये, एक ये, एक ये, और एक ये। तो जो एडजस्टेबल वाले थे सिर्फ उनको मैंने सम कर दिया। अब अगर आप इन तीनों का टोटल देखें ना, तो ये यही नंबर बनना चाहिए, 4,966,840, 4,966,840। क्योंकि इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स का सारा इनपुट टैक्स एडजस्टेबल था, पिछले महीने का कैरी फॉरवर्ड इनपुट टैक्स एडजस्टेबल था, और जो एडजस्टेबल वर्किंग से निकाला था हमने अपोर्शमेंट की, वो ये था। तो टोटल कितना बन रहा है? 4,966,840, 4,966,840। तो सिर्फ मैं एक ऑल्टरनेट वर्किंग चेक करने के लिए आपको बता देता हूँ कि कैसे करते हैं। अब हम आते हैं सेल्स टैक्स लायबिलिटी पे। अब हम आते हैं सेल्स टैक्स लायबिलिटी पे। सेल्स टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट होगी? आउटपुट टैक्स, दैट इज 5.4 million, लेस लोअर ऑफ two things, 90% of output tax और actual input tax less प्लांट एंड मशीनरी का इनपुट टैक्स, लेस प्लांट एंड मशीनरी का इनपुट टैक्स। अच्छा, सवाल ये क्रिएट होता है कि क्या यहाँ पे 90% की लिमिट अप्लाई होगी? क्या यहाँ पे 90% की लिमिट अप्लाई होगी? देखें, हमने सेक्शन 8B जहां पे 90% की लिमिट अप्लाई की थी, इसकी एक्सेप्शन का एक एसआरओ कवर किया था। इसमें से कुछ पॉइंट्स हो सकता है हमारे लिए रेलिवेंट हो। पॉइंट नंबर 4, person making zero rate supplies including exports provided that the value of taxable supplies exceeds 50% of the value of all taxable supplies। अगर जीरो रेट सप्लाईज सारे टैक्सेबल सप्लाईज के 50% से ज्यादा है तो 8B अप्लाई नहीं होगा। इस सवाल में हमारे पास जीरो रेट सप्लाईज हैं, हमने एक्सपोर्ट्स की हैं, लेकिन ये 4 मिलियन टोटल टैक्सेबल सप्लाईज, 20 मिलियन, 4 मिलियन और 10 मिलियन, इसका 50% से एक्सीड नहीं करता। ये 4 मिलियन की जीरो रेट सप्लाईज, 20 मिलियन टैक्सेबल सप्लाईज, 4 मिलियन टैक्सेबल सप्लाईज और 10 मिलियन टैक्सेबल सप्लाईज से एक्सीड नहीं करता, 50% से एक्सीड नहीं करता। तो ये वाली एक्सेप्शन हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। इसके बाद ये वाली एक्सेप्शन भी रेलेवेंट नहीं, क्योंकि रिटेल प्राइस को गुड्स नहीं है। एक्सेप्शन नंबर 10, commercial imports where the value of imports subject to 3% value addition tax as prescribed in 12th schedule exceeds 50% of value of all taxable purchases। अगर वैल्यू एडिशन वाली इंपोर्ट सारी टैक्सेबल परचेजेस के 50% से ज्यादा हो। इस सवाल में हमारे पास वैल्यू एडिशन वाली इंपोर्ट है, ये वाली फिनिश गुड्स की इंपोर्ट पे हमने वैल्यू एडिशन टैक्स दिया है, लेकिन ये सारी टैक्सेबल परचेजेस के 50% से एक्सीड नहीं कर रहा, सारी टैक्सेबल परचेजेस के 50% से एक्सीड नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है कि ये एक्सेप्शन भी रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक्सेप्शन जो कि रेलिवेंट हो सकती थी लेकिन रेलिवेंट मतलब अप्लाई नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि 8B अप्लाई होगा, 90% की लिमिट अप्लाई होगी।
अब 90% ऑफ आउटपुट टैक्स आ जाएगा, सिंपल। एक्चुअल इनपुट टैक्स आ जाएगा, लेकिन एक्चुअल इनपुट टैक्स से प्लांट एंड मशीनरी का इनपुट टैक्स हटाना है। अब प्लांट एंड मशीनरी का इनपुट टैक्स कितना है? प्लांट एंड मशीनरी का इनपुट टैक्स अगर हम माइनस करें तो एक्चुअल इनपुट टैक्स माइनस प्लांट एंड मशीनरी का इनपुट टैक्स है 2,16,000, तो ये आ गया हमारे पास 4,750,840। अब यहाँ पे एक बहुत ही बारीक पॉइंट है, अगर आपने एडजस्टेबल इनपुट टैक्स से प्लांट एंड मशीनरी का सारा इनपुट टैक्स माइनस कर दिया ना, तो आपने गड़बड़ कर दी। अगर आपने एडजस्टेबल इनपुट टैक्स से प्लांट एंड मशीनरी का सारा इनपुट टैक्स माइनस कर दिया ना, तो आपने गड़बड़ कर दी। वो गड़बड़ इस वजह से कि ये जो प्लांट एंड मशीनरी का 2,16,000 का इनपुट टैक्स है ना, ये जो प्लांट एंड मशीनरी का 2,16,000 का इनपुट टैक्स है ना, इसका कुछ हिस्सा ऑलरेडी इनएडमिसिबल और रिफंडेबल में माइनस हो चुका है। इस 2,16,000 के प्लांट एंड मशीनरी के इनपुट टैक्स का कुछ हिस्सा इनएडमिसिबल और रिफंडेबल में ऑलरेडी माइनस हो चुका है। तो हमें तो 4966,840 से वो माइनस करना चाहिए, वो हिस्सा माइनस करना चाहिए जो 4966,840 में शामिल है। सर ये क्या बात की अर्थ है आपने, ये कैसे समझ आएगा हमें? तो याद होगा कि जब मैं प्लांट एंड मशीनरी का इनपुट टैक्स अपोर्शन कर रहा था, तो मैंने इंटेंशनली इसके लिए अलग कॉलम बनाया था, और वो जो इंटेंशनली इसके लिए अलग कॉलम बनाया था इसीलिए बनाया था कि हमारा एडजस्टेबल इनपुट टैक्स है 4966,840, प्लांट एंड मशीनरी का टोटल इनपुट टैक्स है 2,16,000, लेकिन इस 2,16,000 में से 30,800 तो एग्जेम्प्ट और जीरो रेटिंग नाम पे ऑलरेडी माइनस कर चुका हूं ना। तो इस 4966,840 के अंदर प्लांट एंड मशीनरी का कितना इनपुट टैक्स रह गया है? इस 49,660 में प्लांट एंड मशीनरी का कितना एडजस्टेबल इनपुट टैक्स रह गया है? सर वो रह गया है 154,286, 154,286। तो हम एडजस्टेबल इनपुट टैक्स से प्लांट एंड मशीनरी का सिर्फ एडजस्टेबल इनपुट टैक्स ही माइनस करेंगे। हम एडजस्टेबल इनपुट टैक्स से प्लांट एंड मशीनरी का सिर्फ एडजस्टेबल इनपुट टैक्स ही माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि 30,800 का जो रिफंडेबल और इनएडमिसिबल था वो तो ऑलरेडी यहाँ पे माइनस हो गया है, वो तो ऑलरेडी यहाँ पे माइनस हो गया। सारी कैलकुलेशन, सारी ग्रिप की बात है कि आपको कितना अच्छा सवाल को या सोल्यूशन को लेकर चल रहे हैं। तो हम यहाँ टोटल एडजस्टेबल इनपुट टैक्स से प्लांट एंड मशीनरी का एडजस्टेबल इनपुट टैक्स माइनस करेंगे। तो हम ले लेंगे इन दोनों का लोअर, तो इन दोनों का लोअर एक्चुअल इनपुट टैक्स ही आ रहा है। फिर हम लेस करेंगे इनपुट टैक्स ऑन प्लांट एंड मशीनरी, क्योंकि इस पर लिमिट अप्लाई नहीं होती। और इनपुट टैक्स ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितना है? सर इनपुट टैक्स ऑन प्लांट एंड मशीनरी एडजस्टेबल, क्योंकि इनएडमिसिबल और रिफंडेबल तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस हुआ है, तो एडजस्टेबल कितना है? सर वो ये रहा 1,54,286, 1,54,286। अभी हमारे पास एक नंबर आ जाएगा। इस सवाल में फर्दर टैक्स तो है ही नहीं, इस सवाल में फर्दर टैक्स तो है ही नहीं, तो ये हमारी सेल्स टैक्स लायबिलिटी बन जाएगा, ये हमारी सेल्स टैक्स लायबिलिटी बन जाएगा। तो यहां तक हमारा सवाल ये कंप्लीट हुआ जाता है। कोई चीज हमने मिस तो नहीं की? नहीं, हमने सब कुछ पोर्शन भी प्रॉपर्ली किया है, सेल्स टैक्स लायबिलिटी भी प्रॉपर्ली कैलकुलेट की है। तो यहां तक हमारे सवाल फाइनली कंप्लीट हुआ जाता है। आई होप कि सारी चीजें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूं। आज की गुफ्तगू को हम यही तक रखते हैं। थैंक यू।